क्या था कि we can merge the cells and make it as a center line. Then we can insert the rows in between the sheet or we can insert the columns in between the sheet, right? उसके बाद एक फाइंड एंड रिप्लेस कमांड होती है। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज क्या है कि हमारे पूरे टेक्स्ट में इस फाइंड एंड रिप्लेस का यूज यहाँ एक्सेल से ज्यादा वर्ड के फाइल में बहुत होता है, क्योंकि जब हम कोई पेपर लिखते हैं या कोई रिसर्च वर्क करते हैं या कोई थीसिस लिखते हैं या कोई बुक लिखते हैं, तो उसमें हमारे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं जो हमने सपोज स्मॉल केस में लिख के रख दिए हैं या उसका स्पेलिंग हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है, सब जगह पे एक जैसी कॉपी हो गया है ना? लेकिन हमारे थ्रू आउट द पेपर या थ्रू आउट द बुक वो हमको चेंज करना है। तो सपोज वो 15 टाइम्स हमारे बुक में आ गया है या हमारे थीसिस में आ रहा है, तो एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ हर बार कि हम RTMNU लिख लेते हैं, है ना? RTMNU लिखने के बाद में जब हम हमारे ऑफिसर्स के पास जाते थे तो वो हमको बोलते थे कि ये RTMNU नहीं लिखना। जब यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो पहले सिंपली नागपुर यूनिवर्सिटी था, उसके बाद राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी हो गया। हमारे वाइस चांसलर थे, उन्होंने चेंज किया था, तो उसके बाद हम RTMNU शॉर्टकट लिख देते थे। लेकिन वो हमारे VC सर और वो रजिस्ट्रार सर बोलते थे नहीं RTMNU नहीं लिखना, इतना अच्छा हमारे राष्ट्र संत का नाम है तो पूरा लिखना है। फिर हमको हर जगह पे क्या करना है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर इतना चेंज कर। तो अगर ये हमारे फाइल में 3-4 बार भी आ गया है, 5 बार भी आ गया तो भी बहुत बहुत लिखना पड़ता था। तो हमको ऐसे समय में हमको क्या करना है, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज करना है। तो अगर हमारे इसमें 10 जगह पे लिखा हुआ है RTMNU, उसको कॉपी कर लो, फाइंड करो एंड रिप्लेस इट विद द राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे कर लो तो तुम्हारा काम 1 मिनट में हो जाएगा पूरा एडिटिंग। तो फास्ट एडिटिंग के लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं, ठीक है? वैसे ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक्सेल की शीट थी और मैं हमारे जो शुक्ला जी थे PhD के सेल में, शुक्ला जी को मैं पूछने की थी कि मेरा नाम मेरा मेरा थीसिस का नाम आ गया है क्या, मेरा लेटर आ गया है क्या? तो वो बोल रहे थे अरे वो एक्सेल शीट में ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला था कि आप ढूंढते क्यों हो, आप फाइंड कमांड यूज करो। तो बोले कैसे करना है? तो फाइंड में मैंने उनको पढ़ाया फिर कि फाइंड नाम लिख दो तो तुमको 1 मिनट में आप वहां जाके बैठ जाते हो। तो बोले अरे बाप रे बहुत अच्छी कमांड है। तो ये फास्ट एडिटिंग के लिए ये कमांड बहुत अच्छी है। लेकिन जब भी आप इस कमांड का यूज रिप्लेस सिंगल सिंगल या रिप्लेस मल्टीपल थिंग्स ऐसे करते हो, तब आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो ये रिप्लेस है और ये रिप्लेस विथ है। RTMNU ऐसे लिखा हुआ है, इसको मुझे पूरा ऐसे लिख के देना है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। तो मैं क्या करूंगी, फाइंड एंड रिप्लेस, है ना? जहां जहां पे है ये लिखा हुआ वो फाइंड करते जाएगा और मैं अगर रिप्लेस रिप्लेस करूंगी तो वो रिप्लेस करते जाएगा। लेकिन मैं अगर रिप्लेस ऑल का ऑप्शन यूज कर रही हूँ तो वो हर जगह पे उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने थीसिस लिख दिया और थीसिस लिखने के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया हर जगह पे वॉज, ठीक है? इट वॉज डन वगैरह वगैरह ऐसे मैंने लैंग्वेज यूज की जो पास्ट टेंस में थी। मैडम ने कहा नहीं वॉज नहीं चाहिए, ईज चाहिए। तो हर जगह पे वो वॉज को मुझे क्या करना है, ईज करना है। या मैंने ईज लिख दिया, मैडम ने कहा नहीं ये तो हमने 5 साल पहले किया था, है ना? हमारा रिसर्च करते करते 5 साल लग गए हमको, तो हम हमारा ये आज का थोड़ी है, ये 5 साल पुराना है। तो आप उसमें वॉज लिखो। तो मुझे सब जगह ईज की जगह वॉज करना है। तो ईज का वॉज और वॉज का ईज करते समय रिप्लेस ऑल कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये इज जो वर्डिंग्स है वो कहीं भी किसी भी सिंपल पर्सन के स्पेलिंग में आ सकते हैं। देखिए मैंने इसको कहा सर्च, तो ये गिरीश के इसमें IS आ गया है ना? अगर मैं गिरीश के नेम में रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो
गिरीश के नाम में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी रिप्लेस हो गया। दिख रहा है क्या आपको? यस मैम। है कि नहीं? और मैं अगर करूं और कोई नाम इसमें से आईएस वाला है तो वो वहां जाके भी उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो बी केयरफुल, अगर ऐसे कुछ नाम, ऐसे कुछ वर्डिंग्स है, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं लेकिन वो किसी स्पेलिंग में भी आ रहे हैं, जैसे आरटीएमएनयू मुझे पता है कि वो आरटीएमएनयू ऐसे ही इसी जगह पे लिखा होगा, वो किसी और स्पेलिंग के बीच में नहीं आने वाला है, तो मैं रिप्लेस ऑल कर सकती हूँ। लेकिन इज, वाज, दैट, द, दे, धीज, दीज, ऐसे जो वर्डिंग्स होते हैं उनको आप रिप्लेस ऑल मत कीजिए। थोड़ा आपको तकलीफ होगी लेकिन आपको उस केस में क्या करना है, ढूंढते जाना है, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट एंड रिप्लेस, ऐसे करके जाना। ठीक है, समझ गए? तो अब मुझे इसको कंट्रोल जेड कर देना पड़ेगा, नहीं तो गिरीश सर का नाम आपका चेंज हो जाएगा। गिरीश रोज है अलग का। चलो समझ गए? तो फाइंड एंड रिप्लेस एक कमांड हमारी है, और एक हमने एडिटिंग की कमांड पढ़ी थी, F2 कमांड, F2 की। उसको कमांड नहीं कहते, उसको की कहते हैं, क्योंकि दैट इज ए फंक्शन की। F2 is a function key used to edit the data, means data या formula within the cell। समझ लो? चलो चलते हैं आगे। अब देखिए, अब क्या होता है कि इसी डेटा के ऊपर मुझे कुछ वैल्यूज निकालने हैं। जैसे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं तो मुझे कुछ कुछ फंक्शंस, कुछ कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल से, कमांड्स अवेलेबल से, फॉर्मूलाज अवेलेबल से, उन सबको हम यहाँ पे यूज कर सकते थे। तो फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला जो है इसमें ये सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ हमको जो पता है छोटे छोटे जो हम याद रख सकते हैं, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो सपोज मुझे यहाँ पे सम निकालनी है ना, सम करना है इस वैल्यूज का, तो हम क्या करते हैं, सम का फंक्शन यूज कर लेते हैं, इक्वल टू सम। इससे इससे फास्ट कौन सा है, समेशन सिंबल, है ना? याद है क्या कि भूल गए? सबसे फास्ट सम कौन कर देता है हमको, समेशन सिंबल कर देता है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं निकाल दे, अगर मैं यहाँ पे समेशन का सिंबल दे दूं तो कोई जरूरत नहीं मुझे कुछ करने की, इमीडिएटली मेरी सम आ गई ही। लेकिन मुझे कुछ रेंज में देना है तो मैं क्या करूंगी, सम एंड आई हैव टू राइट द रेंज। अब मेरी रेंज क्या हो गई देखो तो, C7 कोलन C11, C7 कोलन C11, ये सिलेक्ट कर देता है, वो आपको दिखा देता है, हाईलाइटेड होती है कि वो चीज हमको ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद में हमने ले लिया यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू मैक्स, अगेन यू हैव टू राइट द C7 कोलन C11। अब आप लोगों को कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं क्या रेंज में? कुछ मॉनिटर, कुछ दिख रहा है, मॉनिटर कर रहे हो आप? ये जो रेंज में डाल रही हूँ इसके रिलेटेड हमने जब ये फॉर्मूले डाले थे, रिजल्ट का, पास का, या ये मार्क्स का, तब हमने कौन सा फॉर्मूला डाला था, C2 इक्वल टू C4। याद है क्या? एब्सोल्यूट हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू यूज किया था, हाँ हाँ, नाही पण इक्वल तेव्हा टू आपण, एफ, पण C2 तेव्हा ते काय होते, C2 होते, आता ते काय झाले, C5 आणि C7 झाले। हे लक्षात आलं का तुमच्या? यस मैम, हाँ, तो एक्सेल, मैंने इसके पहले भी कहा था, एक्सेल इज वेरी स्मार्ट। जैसे ही हमने यहाँ पे 3-4 लाइन इंसर्ट कर दिए तो ये C2 का जो हमारा आंसर की कहाँ पे थी, C2 D2 E2 F2 G2 थी, अब क्या हो गई, C5 D5 E5 ऐसे हो गई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर में इंसर्ट कर दिए हैं
लाइंस को, है ना। तो इमीडिएटली जब हम सेल एड्रेस यूज करें, ये सेल एड्रेस का यूज है, सेल एड्रेस अगर यूज करते हैं तो वो एड्रेस अपने आप सब जगह पे चेंज हो जाता है, फॉर्मूलाज में सब जगह चेंज होगा, रिजल्ट में भी सब जगह चेंज होगा। देखो आप M7 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, जो M2 की वैल्यू थी वो हम M7 से ले रहे हैं अभी, तो ये सारी चीजें अपने आप ही चेंज हो जाती है। फिर हम निकाल रहे हैं मिनिमम वैल्यू इक्वल टू MIN C, कौन सा था हमारा 7 था शायद, C7 कोलन C11, ठीक है। ये रेंज मेरी आ रही है मिनिमम। देन एवरेज, एवरेज के लिए क्या है, इक्वल टू, एवरेज पूरा लिखना है आपको, AVERAGE एवरेज, और हमारा क्या है C7 कोलन C11, आ गया क्या एवरेज, आ गया। अब देखो इस चीज को हम अगर ड्रैग करते हैं तो हमारा पूरा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हर जगह का मिल जाता है, हर कॉलम में कितने, हर कॉलम में जो वैल्यूज है उसके सम क्या है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज क्या है, तीनों को मैंने ले लिया, एक साथ ड्रैग कर, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं और सबको एक साथ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी वैल्यूज, सभी कॉलम्स के, सभी आंसर्स के यहाँ पे सम क्या आ रही है हर कॉलम की, हर कॉलम में मिनिमम कौन सी वैल्यू है, हर कॉलम में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, हर कॉलम में एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, ये सारी चीजें हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हमारा डेटा एनालिसिस ऐसे कुछ है कि दिन भर में कितना सेल हो रहा है, एवरेज सेल कितना हो रहा है, हर प्रोडक्ट वाइज एवरेज कितना हो रहा है, हर प्रोडक्ट वाइज सेल कितना हो रहा है, डे वाइज क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं, है ना। पॉपुलैरिटी का अगर हमारा डेटाबेस है तो हर चीज की पॉपुलैरिटी कैसे आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू हाईएस्ट आ रही है ना। शेयर मार्केट है तो कौन से पर्टिकुलर नंबर का शेयर ज्यादा बढ़ रहा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है, कौन सी है वो वैल्यू। तो इस तरह से एनालिसिस करने के लिए आपको ये फॉर्मूलाज इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये हमको पता थे तो हमने यहाँ पे डाल दिए, ये फंक्शन जो थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस है, ऐसे फॉर्मूलाज है जो हमको पता नहीं है, तो ऑल दिस फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला बार। आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे, फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन डैश मेनू, कौन सा मेनू है, फॉर्मूला मेनू। बस इधर उधर नहीं भटकना, इंसर्ट फॉर्मूला, होम फॉर्मूला, डेटा फॉर्मूला, कहीं पे भी नहीं जाना है, फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला मेनू, इतना ही याद रखना है। तो देखो यही एवरेज हमको निकालना है यहाँ, ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज में जाएंगे, अब फॉर्मूलाज में देखो ऑटो सम है, रिसेंटली यूज है, फाइनेंशियल है, टेक्स्ट है, डेट वाले है, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है, ये सारे फंक्शंस है यहाँ पे, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। और यहाँ पे मोर फंक्शंस में और स्टैटिस्टिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूबिक है, इंफॉर्मेशन है, कंपेटेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे हमको मिलता है एवरेज, AVE एवरेज, है ना। इसको क्लिक कर दिया मैंने, इसको क्लिक करने के बाद आपको वो पूछेगा कि कौन से रेंज के डेटा पे मुझे एवरेज निकालना है। इफ यू नो द रेंज तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, रेंज डाल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे रेंज पता नहीं है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये जो दिख रहा है ना सेल सेल जैसा, वहां पे एक्सेल की शीट जैसा, और यहाँ शीट में आके मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, कौन सा डेटा है मेरा, इतना डेटा है, ठीक है। अगेन आई क्लिक एट द सेम लोकेशन, अब देखो C7 टू C11, इसमें और किसी रेंज को ऐड करना है क्या, दो तीन रेंज का मिला के हमको एवरेज निकालना है क्या, तो हम वो भी कर सकते हैं। अगेन हम किसी और रेंज को लेके वो वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको वो नहीं लेना है, सिंगल सिंगल रेंज से ही लेना है तो सिंगल रेंज भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 1.4, चेक कर लेना है, ओके कर देना। तो जैसे ही हम ओके करेंगे
वो रिजल्ट हमारा जहां पे हमारा कर्सर एक्टिव था, जो सेल हमारा एक्टिव था उसी सेल में हमारा आंसर वहां पे स्टोर हो गया। एक्टिव कौन सा था? ये वाला था। इसके नीचे इमीडिएटली मिल गया मुझे 1.4। हमने फॉर्मूला से निकाला था 1.4, यहाँ पे भी आ गया 1.4, यानी हम जो फंक्शन लिख रहे हैं वो करेक्ट है और यहाँ पे जो आ रहा है वो भी करेक्ट ही है। ठीक है, इसी को मैं ड्रैग कर देती हूँ, सब लोगों का निकल जाएंगे, एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया क्या? देख लो कहीं Yes, कुछ ma'am. चेंज तो नहीं आ रहा। Yes, ma'am. हमने हमने दी हुई रेंज और फॉर्मूला से निकाला हुआ वैल्यूज करेक्ट है मैम। कहीं चेंज है क्या? करेक्ट है, नहीं करेक्ट है। करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट है। Correct है और मैम। करेक्ट है ना? हाँ। और एक चीज है कि विदाउट यूजिंग द फॉर्मूलाज without using the formulas and functions and built-in function, you can find out all these values, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है? जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज। ठीक है, और ये टास्क बार जो होता है नीचे का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रही है सम इज 7, मैक्सिमम इज 2, मिनिमम इज 1, काउंट इज 5, न्यूमेरिक काउंट इज 5, सिंपल काउंट इज 5 एंड एवरेज इज 1.4। ये सारी चीजें वैल्यूज बराबर है क्या? देखो तो यहाँ से, यहाँ पे दी गई वैल्यूज और यहाँ पे दी गई वैल्यूज एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक। करेक्ट है क्या? करेक्ट Yes, है? ma'am. तो करेक्ट है। किसी को हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया है, हम टोटल पे आ गए। टोटल कितनी है, कितने न्यूमेरिक काउंट से, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है, सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन ये जो चीजें यहाँ पे मिलती है ना, ये यहाँ पे हमको एंटर करने के लिए प्रॉब्लम होता है। हमको किसी पेपर में लिख लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा। लेकिन ये वैल्यूज क्या है? ये कैलकुलेटेड वैल्यूज। अगर हमारे डेटा में देखो, ये जो वैल्यूज है ना, ये हमको क्रॉस चेक करने के लिए इमीडिएटली इंस्टेंट रिजल्ट है ना। आप काम कर रहे हो और काम करते करते पूछा गया है कि टोटल कितना मिल गया है, आज का डेट का टोटल कितना पैसा जमा हो गया है, तो फटाक से आप क्या करोगे? रेंज सिलेक्ट करोगे, आज के दिन में टोटल अमाउंट हो गया है हमारा 13 रुपए, 13 करोड़ या 13 लाख, जो भी तुम्हारी वैल्यू है। ठीक है ना? तो इमीडिएटली आपको जो भी वैल्यूज मिलने हैं, आज के डेट में सबसे कम वैल्यू किसकी जा रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, एवरेज क्या आ रही है, कितने सबसे कम मार्क्स किसको है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसको है, कौन एवरेज मार्क्स से पास हो रहा है, टोटल लोग कितने थे, कितने लोगों ने पैसे दिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस इमीडिएटली आंसर्स करने हैं, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। लेकिन परमानेंटली डेटा स्टोरेज के लिए ये ट्रिक यूजेबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज क्या है, ये आप एट दिस मोमेंट ये वैल्यूज है करके ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ चेंज हो गया, देखो इस डेटा में कुछ चेंज हो गया, तो ये टोटल का भी वैल्यूज क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा तो ये नीचे की वैल्यूज भी चेंज हो जाते हैं। आपको देखना है क्या? चलो यहाँ पे हम एक आंसर नंबर 1 है ना, यहाँ पे हम चेंज करते हैं। तो आप एक बार देख लो इसको, ये आंसर जो है 7, 2, 1 एंड 1.4 ऐसे है। ये वैल्यूज हम चेंज करते हैं। देखो 2 के साथ ही क्या हो गया, 8 हो गई, ये 2 हो गई, ये 7 हो गई, यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया, तो क्या हो गया, जैसे ही हम एंट्री करते हैं एक्सेल वो वैल्यूज को लेके फटाफट कैलकुलेशंस कर देता। और यहाँ पे ही नहीं, इधर में जो सारे आंसर्स है उनको भी सारे चेंज कर रहा है। ये 6 लिखने के बाद उमा का रिजल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ये 2 लिखने के बाद पपीता का रिजल्ट क्या हो गया, कम हो गया, टोटल कम हो गया उसके, है ना। गिरीश सर दो तीन जगह पे चेंजेस कर दो तो इमीडिएटली रिजल्ट उनका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, इस वैल्यूज को फॉर्मूला के
यूज करने के बाद ही वहां पे डालना है। और फॉर्मूला डाल दोगे आप तो आपको दिक्कत ही नहीं ना, एक बार डाल दिया तो चेंजेस भी होते रहे तो अपने आप उसको अपडेट करते रहेगा। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक Yes, के? sir. हम्म? No one. नहीं। और कोई जिसको कुछ समझा नहीं है प्लीज प्लीज पूछ लो, फिर आगे जाएंगे तो फिर एडवांस पढ़ेंगे तो ये पीछे का पढ़ाने के लिए टाइम नहीं रहेगा। फिर देख लो एक बार, और अगर कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। फिर मैं ये डिलीट कर रही हूँ कुछ डेटा, नया डेटा ऐड कर रही हूँ। देखो यहाँ पे फंक्शंस में है ना, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे का स्क्वायर टेस्ट, काउंट, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद एफ टेस्ट, जेड टेस्ट तक के सारे टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिख रहा है क्या आपको? ये मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमा, है ना। उसके बाद ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, और सबसे लास्ट में जेड टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपको शर्मा मैडम शायद लेंगे क्लास तो वो पढ़ाएंगे आप कि इसके रिलेटेड डेटा कैसे होना चाहिए, उसको टेस्ट में कैसे लेना है, कैसे कैसे एक एक रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है, वो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो अलग अलग होती है वो भी आपको मैडम पढ़ाएंगे। और उसके उसका यूज करके भी आप आपका डेटा एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन जब मैं एक्सेल पढ़ा रही हूँ तो मैं तो कहूंगी कि एक्सेल इज वेरी बेस्ट application to use to find out the analysis and find out the results of your existing data, है ना। क्योंकि स्टैटिस्टिकल जो टूल्स होते हैं उसमें हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्या फॉर्मूला डाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम हमारे फॉर्मूलाज खुद डेवलप कर सकते हैं। एक एक चीजों को आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, टेस्ट निकालो, उसके आंसर्स निकालो, फॉर्मूलाज बनाओ, तो आपका खुद का डेवलप भी होता है और आपका परफेक्शन उसमें आता है। आप खुद परफेक्ट बनोगे तो आप आपके जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको भी परफेक्ट बनाओगे, तो आने वाली जनरेशन जो पीएचडी करेंगे या आपके अंडर पढ़ेंगे वो एकदम परफेक्ट रहेंगे। आप कुछ भी करके सबमिट कर दोगे, डॉक्टर तो बन जाओगे, लेकिन आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने खुद ने नहीं किया होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप खुद के जो डेटा है उसको खुद एंट्री करो। एक्सेल इज वेरी इजी, बहुत अच्छा है और इजी भी है, और तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट उसमें होता है। खुद से फॉर्मूलाज बनाओ, एनालिसिस पार्ट करो, और फिर आपका रिजल्ट जो निकलेगा वो 110% करेक्ट हो, उसमें गलती नहीं होगी। और कहीं भी आपको पूछा जाए तो आप उसके आंसर दे सकते हो। पीएचडी वाइवा में आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्टली आप सारी चीजें दे सकते हो। चलो समझ गया ना इतना तक के? यस मैम, गॉट इट। आगे चलते। अब क्या है कि आगे में हमको इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर क्या बोलते हैं, ग्राफ बनाने हैं। इसको डिलीट कर देती हूँ। इसके ऊपर हमको डिफरेंट ग्राफ्स बनाने हैं। तो ग्राफ्स क्या होते हैं, ये जो डेटा हम ले रहे हैं ना उसको हमको सिलेक्ट करना है एंड इंसर्ट में जाके हम ये अलग अलग, देर आर 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कितने हैं? बेसिकली 11 टाइप्स ऑफ चार्ट्स। हाँ, एक चीजें है ना। तो 11 टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर देयर। उसके उसका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं। तो अब मैं पहला काम करती हूँ, इनका नाम ये कर देती हूँ क्योंकि ये वहां पे बहुत तकलीफ देगा आप लोगों को। ग्राफ में बहुत बड़े नाम रहे ना ग्राफ में तो वो आड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो सिलेक्ट द एंटायर रेंज एंड क्लिक एट द चार्ट। इतने सारे चार्ट के ऑप्शन है आपके पास, इसमें से जो भी चाहिए आप ले सकते हो।
ठीक है, अब ये जो चार्ट आ गया है, ये चार्ट क्या है, कैसे बना है, ये ग्राफ का मीनिंग क्या है, ये ग्राफ क्या सिलेक्शन दिखा रहा है, क्या कंपेयर कर रहा है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिख रहा है क्या आप लोगों को ग्राफ? Yes, ma'am. साइंस स्टूडेंट्स जो है उनको तो पता होगा कि ये ग्राफ का मीनिंग क्या है, लेकिन अदर देन साइंस स्टूडेंट्स जो है उन लोगों को ये ग्राफ समझ में आ रहा है क्या? ये आ तो रहा है तो क्या? बार डायग्राम। बार डायग्राम, कपिल कपिल बोलून येत ना, हा ठीक आहे, बार डायग्राम. आणखीन कारण काय माहितीये का, जेव्हा तुम्ही वारवाला येता ना अशा डायग्राम्स घेऊन, तो वहां पे ओपन डिफेंस वाइवा है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है. मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, मैं आपको परफेक्ट बना रही हूँ. वो हीरे को नहीं क्या ठोक ठोक के अच्छे से परफेक्ट बनाते हैं तो वो बराबर शाइन करता है, उस तरह से आप लोगों को परफेक्ट बनाना है. आपको डराना नहीं है, आपको इतना परफेक्ट बनाना है कि आप कहीं पे भी खड़े रहो तो आप अपने आंसर्स अच्छे से दे सको, है कि नहीं? तो आपको जो डायग्राम, आप ग्राफ क्या 1 मिनट में बन जाता है. सिलेक्ट द रेंज, क्लिक एट द इंसर्ट एंड सिलेक्ट द चार्ट टाइप. जिस भी टाइप का चार्ट आप ले लो वो बन जाएगा. ये पहला वाला बन गया, इसको हटा के उधर रख दिए, ठीक है, कोने में छोड़ दिए. फिर से और मैंने नेम और ये एक सिंगल वाला रेंज लिया, इंसर्ट में गई, लाइन में गई और एक बना दिया, ये भी बन गया मेरा दूसरा वाला. फिर और मैंने ले लिए ये 2 रेंज ले लिए, फिर इंसर्ट कर दिया, फिर ये बार ले लिया, एक के ऊपर एक वाला बना दिया और इसको बना दिया. लेकिन ये क्या बन रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, ये वाला पहले वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है बताइए तो मुझे अभी, ये क्या शो कर रहा है? कैन यू एक्सप्लेन दिस ग्राफ? मैम इसमें दिखा रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके है, जैसे यहाँ पे ब्राउन कलर में उमा है ना, ब्राउन बिल्डिंग. तो यहाँ पे हम सीधा एक बार देख लेते हैं कि ब्राउन में उमा है तो यानी उनके मार्क्स हाईएस्ट है. मैम ऐसे जैसे वो क्रिकेट में भी दिखाता है मैम, जैसे 20 ओवर्स का मैच है, हाँ हाँ इसमें भी मैम बराबर दिखाता है कि बराबर. कौन से ओवर में कितने रन बने. तो मैम जिस ओवर में ज्यादा रन बने हैं उसकी बिल्डिंग बड़ी रहती है. उसकी और बिल्डिंग में बड़ी कम रहती है. बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे से बताया आपने. लेकिन और एक चीज है यहाँ पे, ये जो ग्राफ है ये मुझे इसी तरह से दिखाना है क्या? नहीं मैम, यहाँ पे भी नाम अगर आ गए ज्यादा अच्छा दिखेगा. ओवर के देखो, ये ओवर वाइज उसके मार्क्स है या मार्क्स वाइज उसके ओवर दिखाने हैं, कैसे चाहिए मुझे? अभी ये जो दिख रहा है ना, ये अलग चीजें दिखा रहा है ना. मुझे क्या चाहिए, इसको भी नाम क्या आने करती हूँ, और हाँ, वही तो मुझे चाहिए था आप लोगों से कि आपको ये समझना है क्या कि आपको क्या चाहिए. इसमें क्या करना है आपको, चार्ट लेआउट, लेआउट लेआउट में जाके ये ना थोड़ा सा अलग वर्जन है तो मुश्किल हो जाती है. इसको मैं क्या करती हूँ, मूव चार्ट कर देती हूँ. नहीं रहने दो, यहीं पे रहने दो अभी इसको, अभी यहीं पे पढ़ते हैं. इसको देखो, ये स्विच द रोज एंड कॉलम्स, स्विच द रोज एंड कॉलम्स. अब इसमें क्या हो गया है कि मेरे जो रेंज है वो एक ही है, लेकिन जो मैंने कॉलम्स में लिया था वो मेरा रोज में चला गया, और जो रोज में था वो मेरा कॉलम्स में, सिलेक्शन में. तो अब ये क्या दिखा रहा है, ये सीरीज मैंने ये मार्क्स है, ये मैंने इसका हेडिंग नहीं लिया है ना, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको ऐसे दिखाया. इसको अगर हम इस हेडिंग ले लेते हैं तो ये चार्ट हमारा अलग ही दिखेगा. रुको, इसको छोड़ देते हैं, इस यहाँ पे और एक लेते हैं नेम के साथ में. ठीक है, इंसर्ट कॉलम
ये वाला। अब देखो, अभी ये क्या दिखा रहा है, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 एंड आंसर 5 इन लोगों ने दिए हुए आंसर। ठीक है, इसको मैं स्विच कर रही हूँ, तो अब ये क्या दिखा रहा है, पपीता के ये आंसर 1 2 3 4 5, फिर उमा के आंसर 1 2 3 4, फिर गिरीश के, यानी ये स्टूडेंट वाइज स्टैटिस्टिक दिखा रहा है, स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्शन दिखा रहा है ना। जब का कैसे था, आंसर वाइज था, यानी ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम किसी स्विच का पर्टिकुलर, ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? यही पे है ना, ये डिजाइन में है। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे स्विच का ऑप्शन है। ठीक है, स्विच का चेंज ऑप्शन डेटा टाइप, स्विच कॉलम्स एंड रोज, ये यहाँ पे आता है। तो जैसे मुझे कस्टमर वाइज या फिर सेल्स पर्सन वाइज मुझे सेल्स दिखाना है, या प्रोडक्ट वाइज मुझे सेल्स दिखाना है, तो मुझे ये इन दोनों चीजों को अलग अलग दिखाना है कि नहीं। हाँ, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पपीता ने, सपोज ये सेल्स है कि नहीं, ये आंसर 1 ना होते हुए ये सेल्स है, प्रोडक्ट सेल्स जो कर रहे हैं। तो पपीता ने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, तो ये पहला वाला प्रोडक्ट उसने इतना किया। सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल किया इसमें, तो ये 3 नंबर वाला लिया। 3 नंबर वाला जो प्रोडक्ट था, कुछ भी होगा वो, प्रिंटर, कंप्यूटर, जो भी चीज होगी वो इससे ज्यादा था। फिर उमा ने कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल किया, तो ये पहले वाला सेल किया सबसे ज्यादा। तो इस तरह से हम इसको और अगर ये ऐसे हो जाए तो फिर क्या होगा, ये प्रोडक्ट वाइज हो गया आपका। ये प्रोडक्ट का सेल, सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, ये यहाँ पे आपको। तो आपको ये देखना है कि आपको कैसे ग्राफ बनाना है। फिर ये ग्राफ बनने के बाद में आपको ये चार्ट लेआउट है उसके बाजू में। ये चार्ट लेआउट क्या करता है, आपको अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इस एरिया में क्या क्या है, चार्ट का टाइटल दे रहे हैं, सेल्स रिपोर्ट, ऐसे नाम इसको हमने दे दिया, सेल्स रिपोर्ट, है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो लीजेंड्स थे वो यहाँ पे आ गए, और हर चीज के वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं। यानी हमको एट द टाइम ऑफ हुआ सबसे ज्यादा किसके हैं, तो 6 वाले हैं, यानी नंबर भी हम वहां पे उसको दिखा सकते हैं। या फिर ये सिंपल वाला सेल्स रिपोर्ट है, और बहुत सारे लेआउट्स यहाँ पे है। देखो, और एक लेआउट यहाँ पे है, उस चीज की वैल्यूज आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे उसके साथ में टेबल भी आ रहा है। अब ये पर्टिकुलर लेआउट का यूज कब करेंगे हम, हमने जो एनालिसिस कर लिया है, एनालिसिस करने के बाद में हमारा जो टेबल होता है वो एकदम छोटा हो जाता है, छोटा टेबल है हमारा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कोई भी पूछ सकता है उसके रिलेटेड वैल्यूज को। तो वो केस में हम क्या करते हैं, उसको हमारे चार्ट के साथ में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। समझे, समझ लगा। यस मैम, गॉट इट। तो Yes, ये सारे लेआउट्स है यहाँ यस पे। सर। वो लेआउट्स क्या करते हैं, आपको अलग अलग फैसिलिटीज देते हैं। उसके बाद में ये चार्ट के टाइप स्टाइल्स है, कलर्स कॉम्बिनेशंस, अलग अलग स्टाइल में हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। देखो इतने सारे हैं और बहुत सारे अवेलेबल है। तो आपको जो भी पैटर्न पसंद हो, जो भी आप, हर ग्राफ को आप अलग अलग बना सकते हो। जितने भी ग्राफ, देखो मैक्सिमम ग्राफ बनाने का ट्राई करना है हम। जितना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों होता है, क्योंकि ग्राफिकली हम जल्दी से समझा सकते हैं किसी को। इतना सारा डेटा वैल्यूज पढ़ने से अच्छा है कि ग्राफ में दिखा दो। ग्राफिकल ग्राफ का यूज क्या होता है, कि जो समझाने में इजी होता है और आई कैचिंग होता है, और जैसे ही देखो तो इमीडिएटली यूजर को रीड करने से भी वो वैल्यूज समझ जाते हैं देखने से, है कि नहीं। यहाँ पे ये वाला ग्राफ देखो, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, किसका ज्यादा सेल हो रहा है, तो झट से उमा का सेल दिखो, है ना। गिरीश का नीचे है, अभय का और नीचे है। यानी मुझे वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ये ग्राफ देख के साथ ही पता चलता है कि कौन अच्छे से काम कर रहा है, किसका सेल ज्यादा हो रहा है, कौन से एरिया में सेल ज्यादा हो रहा है, कौन से वैल्यूज, कौन से प्रोडक्ट का सेल ज्यादा हो रहा है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चीज है। नंबर्स ना दिखाते हुए हम ग्राफिकल चीजें दिखा सकते हैं, और दिखाना ही है। और एक बात मैं बता रही हूँ आपको, कल मुझे याद दिलाना
कि लिंक कैसे करना है ना। बस इतना ही बोल देना कि लिंक का पढ़ाओ मैडम करके, ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी कल, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से चार्ट्स अगर हम डिजाइन वाले बना देंगे तो वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होता है, और जब आप उसको समझाने जाते हो तो वो इजीली समझा सकते हैं। अगर हमको चार्ट चाहिए, क्या बोलते हैं, टेबल चाहिए तो टेबल भी वहां पे ले सकते हैं, और वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज भी ले सकते हैं। जैसे कैसे आपके रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप उसकी वैल्यूज भी ले सकते हो। मुझे अगर एक्सप्लेनेशन में बताया गया, एक्सप्लेनेशन में चाहिए कि यहाँ पे कितने करोड़ का फायदा हो रहा था, तो ये 6 करोड़ सबसे ज्यादा फायदा होगा। किसके अंडर में ये एरिया है, तो ये उमा के अंडर में ये एरिया है। फिर उसके नीचे नीचे कौन काम कर रहे हैं, तो उसके नीचे नीचे ये गिरीश सर का है, फिर ये अभय सर का भी है, फिर देवीदास सर का भी है। सबसे कम कौन से एरिया में आ रहा है, तो पपीता मैडम के एरिया में कम सेल हो रहा है। कितने परसेंट है, तो ये 6 है, ये 3 है, यानी 50%, 50-50, उनके 50% ये काम कर रहे हैं। तो इमीडिएटली हम उनको सारे आंसर्स विदाउट एनी कैलकुलेशंस, विदाउट एनी डेटा यहाँ पे फटाफट बता सकते, ठीक है ना। तो ये सारे लेआउट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब क्या होता है कि ये सारे चार्ट्स हम बना तो लेते हैं यहीं पे, सबसे मेन चीज क्या होती है, काम की चीज है, मैं बता रही हूँ कि when we create a graph is located or graph is created in the working sheet। जहां पे हम काम कर रहे हैं ना, उसी शीट में ये क्या होती है, बन के आ जाती है। कहाँ पे आती है, इन द वर्किंग शीट। जिस शीट में हम काम कर रहे हैं उसी शीट में ये बन के तैयार हो जाती है। वही मैंने आपको कहा था इसके पास ग्राफ पेपर भी है, इसने ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ बना दिया और आपको दिखा दिया। तो जितने भी ग्राफ्स हमने बनाए हैं वो यही क्या है, इसी शीट में है। तो इसी शीट में अगर उसको रखेंगे तो हमको क्या होती है, दिक्कत होती है काम करने में। इसको बार बार हटाते जाओ इधर से उधर, और फिर दूसरा डेटा सिलेक्ट करते जाओ। तो ऐसा ना करते हुए हम क्या करते हैं, इसी ग्राफ को मूव कर देते हैं, मूव द चार्ट इनटू द न्यू शीट। अब ये कौन सी शीट है, तो जो भी डेटा हम उसके रिलेटेड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे उसको दे देंगे। ये सपोज ये सेल्स रिपोर्ट है, तो इसको हमने सेल्स रिपोर्ट करके ले, वो चला गया अलग शीट में। फिर से हम शीट 1 में आ गए, इसको ले लिया, इसको मूव कर दिया, मैंने इसको कह दिया लाइन ग्राफ, ठीक है, ओके चला गया। फिर से मैं शीट में आ गई, इसको ले लिया, इसको मूव कर दिया, चार्ट में ले लिया। यहाँ पे ये कैसा है, कस्टमर वाइज ग्राफ, ठीक है। फिर से मैं आ गई शीट 1 में, ये वाला ले लिया, ये क्या है, इसको क्लिक किया, ये बहुत तकलीफ देता है, कौन सा, मूव द चार्ट एट द न्यू लोकेशन। ये 4th वाला चार्ट है मेरा, ये कुछ रिजल्ट है। तो जो भी उसका नाम है वो कर परफेक्ट नाम देके उसको हर जगह पे आप शिफ्ट कर दो और हर जगह अलग जगह पे उसको स्टोर करो, ठीक है। अब देखो हमारी एग्जिस्टिंग शीट है और हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हैं, वो सारे हमारे इसी शीट में बने हुए हैं। बनने के बाद में भी हमने इस पर्टिकुलर शीट में हर जगह पे, फॉर्मूला में, शीट में, हर जगह पे हमने क्या किया है, सेल एड्रेस यूज किया है। तो उसका यूज कैसे हो रहा है, देखो अभी मैंने ये जो उमा के मार्क्स थे ये 6 हो गए थे ना, हर जगह पे क्या है, हर रिपोर्ट में देखो सेल्स में उमा सबसे हाईएस्ट, लाइन में उमा सबसे हाईएस्ट, कस्टमर के रिपोर्ट में भी उमा सबसे हाईएस्ट, रिजल्ट में भी उमा सबसे हाईएस्ट, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, किसको किसको सबसे हाईएस्ट रखना है, और सेकंड टाइम बताओ तो किसकी इच्छा है हाईएस्ट होने की,
उसके मार्क चेंज कर देते, देखते हैं उधर चेंज होते थे। सुन रहे हो ना तुम, मुझे गाना बोलना पड़ता है बीच बीच में, देख रहे हो कि नहीं तुम, ये दादा किसी का भी कर दीजिएगा, हाँ किसी का भी कर दीजिए। चेंज कर दो। किसी की भी कर देते। चलो चलो, तो ये गिरीश जी के कर देते हैं, है ना। यहाँ पे इसके 9 कर देते हैं। ये हमारे आउट ऑफ द सिलेबस है ये, यानी हमारी ये शीट के, फिर भी मैंने कर दी। ठीक है, अब ये 9 करने के साथ देखो, सेल्स रिपोर्ट बदल लगा। यस मैम। यस Yes, मैडम। ma'am. लाइन Yes, ma'am. बदलला, कस्टमर ओके चेंजेस। ये भी चेंज होगा। रिजल्ट ये भी चेंज होगा। ये भी change हमने कहीं पे भी इधर में फॉर्मूलाज में चेंज किए क्या? नहीं किए। होगा। फिर भी हर जगह पे वो वैल्यूज क्या हो गए? चेंज हो गए। फिर से मैं गिरीश सर का 1 कर देती हूँ। देखो रिजल्ट में फिर से उमा जी हाईएस्ट हो गए, कस्टमर में उमा जी हाईएस्ट हो गए, लाइन में उमा हाईएस्ट हो गए, सेल्स रिपोर्ट में उमा हाईएस्ट, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज ना लेते हुए सेल एड्रेस लेते हैं। सेल एड्रेस क्या होता है? is a unique address. Each and every cell has a unique address. और वो क्या होता है? कॉलम का नेम, रो का नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारी शीट में पूरा डेटा कॉपी करके ले रहे हैं। समझ गए क्या इतना? Yes, ma'am. यस मैम। चलो अभी और 10-15 मिनट बाकी है। मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। थक गए क्या? थकने का नहीं पढ़ा ना, थोड़ा सा निकल का। हाँ मैडम, शिकवा मैडम। ठीक है, नहीं थके मैम। की थकले थकले नाही ना, एखादा ग्राफ बनवू आपण। थांबा. आता काय करायचं आपल्याला, हा एक ग्राफच घेते मी, जास्त नवीन नाही शिकवत आहे, ग्राफच शिकवते। आता बघा, आपण खूप सारे ग्राफ बनवले। ग्राफ बनवल्यानंतर एक ग्राफ मला असा बनवायचा है कि नेम के ऊपर और ये टोटल के ऊपर। जब हम यहाँ से सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये ऐसे 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 करके पूरा डेटा आ रहा है। मुझे टोटल तक के जाना है तो ये पूरा यहाँ तक के सिलेक्ट हो जाता है ना। अगर मैं टोटल ले लूं और फिर बाद में ये ले लूं तो एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होता है, या तो ये होता है या तो ये होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, 2 अलग अलग वैल्यूज लेने हैं। तो इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल का बटन दबा के रखिए एंड देन सिलेक्ट द नेक्स्ट लेवल। कहीं पे भी, जहां कहीं भी हमारी शीट में है वो लेवल हम कंट्रोल का बटन दबा के उसको ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगेन हम गए इंसर्ट में, देन पाई चार्ट। अब पाई में मैंने ये ले लिया, ये अलग वाला चार्ट मेरा बन गया है। ठीक है, इसको इफ आई वांट टू मूव दिस चार्ट, क्या करना है मुझे? Chart. मूव चार्ट का ऑप्शन लेना है, मूव द चार्ट एट द न्यू शीट। इसको हम कहेंगे पाई चार्ट। हम आ गए। ठीक है, आने के बाद में क्या हो गया, अब इसके जो लेआउट्स है वो हमने देखे। तो देखिए इस लेआउट में क्या कर रहा है वो, 100% जो तुम्हारा है उसमें से इन लोगों को कितने परसेंट मिले वो दिखा रहा है। फिर उसके साथ में यहाँ पे क्या कर रहा था, उसके साथ में नाम भी दिखा रहा था। यहाँ पे उसके साथ में सिंपली परसेंटेज दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लेआउट्स है हमारे पास, जो वैल्यूज भी दिखा रहा है और उसके लीजेंड्स भी दिखा रहा है। फिर यहाँ पे उसके कलर कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं क्या? तो कौन सा चाहिए हमको, Yes, ये ma'am. हम हमारी इच्छा अनुसार उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो आ गया। अब इसमें और एक चीज है कि अगर ये कुछ हमने स्टडी किया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर क्या बोलते, ट्री के ऊपर, किसी पर्टिकुलर फ्रूट्स के ऊपर, किसी पर्टिकुलर डिजाइन के ऊपर,
जो कुछ भी है किसी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर, ये हमारा एनालिसिस हुआ है। अब उस उस पर्टिकुलर फ्रूट का या उस पर्टिकुलर चीज का फोटोग्राफ मेरे पास है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगा सकती हूँ। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, उसको क्लिक कर दूंगी जहां पे भी मुझे लगाना है उसको, और फिर उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे फिल में जाऊंगी। फिल में पिक्चर एंड टेक्सचर, मेरे पास पिक्चर्स बहुत कम है, तो ये एक पिक्चर हम यहाँ पे उसको लगा देते हैं। अरे ये बहुत तस्वीर वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, रेंज तो बराबर हुआ था। फिल पिक्चर, पिक्चर में अगर पिक्चर है आपके पास तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। मेरे पास पिक्चर्स बहुत कम है, ये बेटे का लैपटॉप है ना, तो उसमें उसके ही कुछ फोटोग्राफ्स होंगे तो होंगे, नहीं तो मेरे पास पिक्चर्स नहीं है। सेव्ड फोटो, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें है रायसोनी वाली। चलो एक फोटो डाल देते हैं। देखो ये फोटोग्राफ्स यहाँ पे आ गए, दिख रहा है आपको, है ना। तो अलग अलग Yes, जो ma'am. हाँ, सपोज मैंने एक एक क्या बोलते हैं, सीड्स का स्टडी किया कि अगर मैं मेथी दाना खाती हूँ तो मेरा डायबिटीज लेवल इतना कम हो जाता है, अगर मैं जीरा का पानी पीती हूँ तो मेरा शुगर लेवल इतना कम हो जाता है, या मेरा वेट लॉस इतना हो जाता है, अगर मैं सिनेमन पाउडर का सेवन करूँ तो मेरा वेट लॉस इतने परसेंटेज में हो जाता है। तो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए होता है, तो मेरे ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, धनिया है, सिनेमन है, मेथी है, या और कोई कड़ू मेथी है, तो जो जो भी कुछ प्रोडक्ट्स है मेरे, उन सब प्रोडक्ट्स की पिक्चर मेरे पास है, तो मैं पिक्चराइजेशन करके उसको यहाँ पे मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो डेकोरेट कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता है वो, यहाँ यहाँ पे भी होता है, और तुम्हारे ये जो लाइन, ये बार्स होते हैं ना, इसमें भी आता है। इस बार्स को भी हम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पैटर्न्स वगैरह डाल के देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो इसका पैटर्न चेंज हो गया, हाईएस्ट वालों का पैटर्न चेंज हो गया, फिर ये फोर्थ वाले जो है इनका पैटर्न अलग लेना है मुझे, है ना। या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वालों का है, उनका पैटर्न लेना है, उनको चेंज करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे डेटा को, हमारे क्या बोलते हैं, ग्राफ को और ज्यादा डेकोरेट कर सकते। बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में भी आप पिक्चर्स वगैरह डाल सकते हो। बहुत सारे, एक बार आपको इस बेसिक चीजें पता हो गई तो एडवांस चीजें आप इसमें आप अपने आप ही सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में है, ऐसा करा सकते। चलो तो इतना हमारा हो गया है, 5 मिनट बचे हैं। और कुछ आपके क्वेरीज है क्या, पूछो मुझे, क्योंकि हम एडवांस चीजें जो है कल पढ़ेंगे। कल हम एडवांस चीजें पढ़ेंगे, और उसके बाद में थोड़े वर्ड की कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगी। पॉवर पॉइंट तो आप लोगों को आता ही है ना मॅडम, यांना पॉवर पॉइंट सांगायची गरज आहे का? नाही मॅडम, काही आपला नाही ना, एक्सेल येतं का? कंप्लीट करून घेऊया. एक्सेल आणि हो, वर्ड उद्या वाला. एक्सेल आणि थोडं वर्ड वाला पार्ट घेऊन घेऊ, हम्म, आणि मग लास्ट सेशन मध्ये एक्झाम घेऊन घेऊ. हो हो, येस मॅम. आता थांबलं तरी चालेल मॅडम, आज बरंच झालं कारण की कव्हर. हो, पुष्कळ झालं ते. आता हो. कसं पोरं जरा आता सॅच्युरेट होऊन नवीन जातात. पोरं स्मार्ट आहेत, त्याच्यामुळे पटपट होऊन जातं, पटपट त्यांना होऊन समजून जातात. जातं. येस मॅडम. हा, पहिले थांबू पहिले शकतो कसं मॅडम आपण आता, काही प्रॉब्लेम नाही. सांगू शकतो ना, 5 हो. मिनिटं राहिले आहेत तसे. चालेल, काही हरकत नाही मॅम. चालेल, उद्याला आपण मग कंटिन्यू करू पुढचं. ओके. ठीक है, येस मॅम. किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या, पूछ लो. नो मैम, पूरा नहीं, कवर। ओके, ओके. है मैम। चला.
चला ओके, थँक्यू मॅडम फॉर टुडेज सेशन्स. आणि उद्या आपण भेटूया मॅडम 2 वाजता. 2 वाजता. हाँ. ओके. ठीक है, थैंक यू मैडम. ओके. फ्रेंड्स, कल के लिए मुझे थोड़े इंस्ट्रक्शंस देने हैं. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम. यस हाँ. Yes, ma'am. जैसे मैंने आपको जब भी बताया कि कल के जो स्टैटिस्टिक के सेशंस है वो डॉक्टर रेखा शर्मा मैडम कंडक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ डॉक्टर टीनू अग्रवाल मैडम, एज शी इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना. तो कल की मीटिंग शर्मा मैडम ही चालू करेंगे बिकॉज वी आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट. तो कल मैडम 10:15 बजे आपका लेक्चर मतलब मीटिंग चालू होगी और 10:30 बजे मैडम लेक्चर चालू करेंगे. अप टू 1:30 she will take your sessions on statistics. I will also be there, but she will start the session. She will start the meeting and I will join from my mobile. Okay? So don't get confused कि किसने मीटिंग चालू करी है वगैरह. तो मैडम ही आपकी मीटिंग चालू करेंगे. She will end the meeting at 1:30. फिर 2 बजे से I will continue with the further proceedings. Okay? ओके. ओके. लिंक मैं ही सेंड करूंगी आज शाम को. लेकिन कल का सेशन शर्मा मैडम चालू करेंगे. ठीक है? ओके. सो थैंक यू. ओके, चलिए, गुड डे, सी यू टुमारो, टेक केयर. Thank you. ओके. थैंक यू. Ma'am.